नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। अभी हम जो बातचीत तो कर रहे थे कुछ दिनों से, गुरशरण दास का डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, जो उन्होंने महाभारत से कुछ कोशिश किया है कुछ शिक्षा निकालने का, जो आज के हालात को समझा पाए हमको। और लगता है कि अभी हम दुनिया उसी हालत में आ गया है। चारों तरफ वॉर, यूक्रेन वॉर तो चल रहा था अभी। जो ट्रम्प साहब है वो अभी एक प्रकार से धर्म युद्ध है या दूसरा युद्ध है या दुर्योधन जैसे माइंडसेट है। ये सब फिर से हमारे को क्रिटिकल थिंकिंग में हम आ जाते हैं कि कैसे इंटरप्रिटेशन करें। और हमने ये भी देखा है कि कुछ इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोगों का अलग अलग क्रिटिकल थिंकिंग होता है, एक दिशा में नहीं होता। और ये इसको हर प्रकार से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही महाभारत बहुत कॉम्प्लेक्स है। गुरशरण दास ने बाहर जाके सीखा इनको कोई स्कॉलर्स, और उनको उन्होंने इंटरप्रेट किया और उनसे हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इसमें कुछ कमियां आ सकती है। अब जो है सो है। जैसे हर पढ़ा लिखा इंसान अपने तरीके से सोचेगा, और हर मत को ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता क्रिटिकल थिंकिंग कि हम सच आप गलत, कई ग्रे एरियाज होते हैं। तो ऐसे वॉर में भी दिया है जो महाभारत से इन्होंने एनालाइज किया है, जो गुरशरण दास ने। वो कुरुक्षेत्र का जो वॉर है, वो धर्म युद्ध कहेंगे कि नहीं कहेंगे, अपने बचाव के लिए किए हैं कि अटैक के लिए किए हैं। तो ये कहते हैं कि सिविल वॉर था इनका, जो पांडवों का जो ले लिया था, छीन लिया था बेईमानी से, पासा के खेल में या फिर उसके बाद भी। तो पांडव हाफ का किंगडम उन्होंने ले लिया था दुर्योधन। तो और फिर काफी बातचीत की कोशिश की थी युधिष्ठिर ने, नेगोशिएशंस जिसको कहते हैं। अभी भी देखिएगा ये सब टर्म्स अभी भी यूज होते हैं, पीस नेगोशिएशन, नेगोशिएशंस और वॉर। काफी ईविल होता है। महाभारत का यही शिक्षा है, जो जीतता है वो भी हार जाता है, क्योंकि तबाही इतनी हो जाती है कि युद्ध में कोई जीतता नहीं है। और हमने कहा था कि आज के जमाने में थर्ड वर्ल्ड कंट्री को लड़ा के, छोटे छोटे कंट्री को लड़ा के सुपर पावर जीतता है, क्योंकि उनके आर्म्स रेस और ये रेस वगैरह, कई जियो पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया आजकल, पावर डायनामिक्स के ऊपर चलता है। और ये भी कहते हैं कि उसको जस्ट वार कहेंगे, धर्म युद्ध, क्योंकि उनका हक था जो छीन लिया था पांडवों का। पर कहते हैं कि उसमें भी थोड़ा इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, क्योंकि पांडवों ने भी थोड़ा बहुत जीतने के लिए बेईमानी किया था कहीं कहीं। आपको मालूम है महाभारत में कहीं कहीं वो खोट इस्तेमाल करते हैं। अब कहते हैं वॉर में हर कुछ फेयर होता है, जो भी होता है। तो एंड ये भी कहा है कि इसके बारे में भी महाभारत में ये किया है कि ये गलत है। अर्जुना को भी कई बार ये होता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा मॉरलिटी बताया है, एथिकल जो होता है उसको लगता है। तो इसीलिए कोई इजी आंसर नहीं है कि ये जस्ट वॉर था कि नहीं। इजी आंसर नहीं है। तो फिर ये कहते हैं कि प्लस माइनस पूरा नाप तौल करके गुरशरण दास का मत है ये, कि अगर कौरव जीत जाते कुरुक्षेत्र में, महाभारत में, तो हम लोग का मॉरल सेंस ये हो जाता, ऑफेंड हो जाता, नैतिकता में हम हार जाते हैं कि अगर कौरव जीत जाते हैं तो। कहते हैं कि ये ऐसा होता कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर हिटलर जीत जाता। इन्होंने बताया है कि जो डिक्टेटर है, जो ऑथोरिटेरियन है, उसका जीतना एक प्रकार से
मॉरल सेंस हमारा हार जाता है उससे, हमारे को मॉरल फीलिंग, हमको एक अनईजी फीलिंग होता है कि देखो बुराई जीत गया। अगर कौरव जीत जाते हैं, क्योंकि कौरव ने काफी खोट किया था, इसलिए जो उनका पक्ष, अगर उनका पक्ष इतना ये नहीं था, मॉरल नहीं था, धर्म उनकी तरफ नहीं था, पांडवों की तरफ धर्म था। हालांकि बताए हैं कि लड़ाई में भी कई बार उन्होंने खोट इस्तेमाल किया था जीतने के लिए, और कहते हैं कि अगर कौरव जीतते तो ऐसा कि जैसे कि एडोल्फ हिटलर जीत गया, नाजी का जीत डिजास्टर हो जाता है। खाली अगर हिटलर जीत जाता तो खाली डिजास्टर जो हार गया उसके लिए नहीं होता, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए डिजास्टर हो जाता अगर एडोल्फ हिटलर जीत जाता। सेकंड एलाइस का जो है, जो हिटलर के अगेंस्ट जो एलाइस इकट्ठे लड़े थे, उनका धर्म था उनके तरफ, जस्टिस था, जैसे पांडव की तरफ जस्टिस था, ये कह रहे हैं। और कहते हैं कि ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो नेविल चेम्बरलिन थे, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे 1930s में, वो युधिष्ठिर जैसे थे, बहुत ही यंगर यंगर युधिष्ठिर, बहुत ही आदर्शवादी थे जो चेम्बरलेन थे। और उन्होंने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट किया था, माने नेगोशिएशन किया था, शांति के लिए पूरी कोशिश की थी। और फिर जैसे युधिष्ठिर नाकामयाब रहे इसमें, और चेम्बरलेन जो थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, वो भी फेल कर गए हिटलर को पहचानने में। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं कि जो 1930s में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे चेम्बरलेन, नेविल चेम्बरलेन, वो हिटलर को मनाने की कोशिश किया, नेगोशिएशन किया, पर नाम कामयाब रहे। और वो पहचाने नहीं हिटलर को कि कितना खतरा हो सकता है हिटलर, बिलीविंग दैट द नाजीज वर मियरली कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ अर्लियर रेजिम का। ये तो वो मालूम नहीं था उनको। तो युधिष्ठिर जैसे वो भी धोखा खा गए थे, दिखा रहे हैं। तो वही ये इनका मकसद है ये किताब लिखने का, कि जो महाभारत से हमको जो शिक्षा मिलता है, आज के जो प्रॉब्लम्स है, और सबसे बड़े प्रॉब्लम हमेशा वॉर होते हैं, और उसमें थिंकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, क्योंकि कई डायनामिक्स रहते हैं, कौन सच कौन गलत। दोनों पक्ष कहते हैं कि हमारा, हम तो ठीक है। ये सब इन्होंने बताया। तो ये कहते हैं कि इम्पोर्टेंट सवाल क्या है आज के ज़माने के लिए, कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, यानी पीस कीपिंग इंटरवेंशन जो होते हैं, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ सिटीजन हु आर बीइंग मैसेकर्ड एंड सेव्ड बाय द गवर्नमेंट। जो नागरिक को मैसेकर किए जा रहे हैं, जो कत्लेआम किए जा रहे हैं और गुलाम बनाए जा रहे हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन चाहिए, जैसे इवन पीस कीपिंग फोर्स या कुछ ऐसे यूनाइटेड नेशंस की, भाई अत्याचार ना हो ज़्यादा। और ये पेनफुल और कॉम्प्लेक्स इशू है, इतना इजी नहीं है। कोई ऐसा नहीं चाहता है कि एक लड़ाई रोकने के लिए दूसरी लड़ाई चालू हो जाए, माने इंटरफियरेंस। इसीलिए कहते हैं ना, कोई कंट्री के इंटरनल इसमें इंटरफियर ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पर अभी देखिए पूरा अमेरिका ने तो उठा के ले गया वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट और ये थे। जस्ट वार सम सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव सैंक्शन सच एज द यूनाइटेड नेशंस आ गया ना यहाँ पे, जो आजकल जस्ट वॉर को सैंक्शन दे सकते हैं, जैसे enacted under some sort of collective sanction if they these are just what if they are prosecuted under despite the consensus। इसके बाद कंसेंसस के बावजूद भी रवांडा में जिनोसाइड हुआ था, कहते हैं दारफुर में स्लॉटर हुआ था। न्यू कंसेंसस हैज नॉट डिटर्ड जेनोसाइडल ग्रुप्स। तो नर्स, ये जो हेट ईच अदर, तो कत्लेआम कम नहीं हुआ ये, इसके बावजूद भी जो यूनाइटेड नेशंस बने इंटरवेंशन करने के लिए, कि अगर मासूम लोगों का
ये कत्लेआम नहीं होना चाहिए, तो फिर भी दुनिया में होता है। महाभारत में जो मॉरल रीजनिंग है और जस्ट वार, कहते हैं कि उसके इससे अगर हम वो आदर्श लगाते हैं, महाभारत का नैतिकता लगाते हैं, अमेरिकन जो इराक में किया था 2003 को, वो गलत साबित होगा। सद्दाम हुसैन दुर्योधन जैसे था, ये कहते हैं। और वो उनका भी ऑथोरिटेरियन थे, एग्रेशन थे, ब्रूटल, अपने कंट्री में भी काफी ब्रूटली डाउन कर देते थे कोई भी रिबेलियन या। पर उनको इराक से निकालना एक अच्छा काम था कहते हैं। पर उनको पूरे वॉर, फुल स्केल वॉर नहीं करना था इराक पे, क्योंकि इसमें सिविलियन का नुकसान हुआ काफी। Some force in Iraq was probably necessary in order to capture Saddam and contain his regime. कुछ फोर्स कहते हैं कि जरूरत था सद्दाम को ये करने के लिए। ये इनका गुरशरण दास का ये है, ये अमेरिकन व्यू है कि सद्दाम। पर हमने कई लोगों से बात किए हैं जो रह चुके हैं, वो कहते हैं कि अच्छा इन्वेस्टर। तो इसका बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। अभी हम, हर पक्ष बोलेगा कि हम सही है, अगला गलत है। यहाँ तक कि अमेरिका तो बोल रहा था उसका वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी था, जो कि सद्दाम के पास था नहीं। तो एनफोर्सिंग एम्बार्गो माइट हैव नीडेड फोर्स, बट तो फुल स्केल असॉल्ट वाज नॉट कॉल फॉर, वॉट एवर एक्शन हैड टू बी टेकन। यूनाइटेड नेशंस का सपोर्ट होना चाहिए था। बेस्ट मॉरल पोजीशन इराक ले समवेयर बिटवीन द डिजास्टर्स डिप्लोमेसी ऑफ द बुश एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इक्वली ऑब्स्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ द फ्रेंच। तो ये अभी देखिएगा, अभी पता नहीं इसके बारे में क्या कहते हैं। अभी जैसे अमेरिका ने वेनेजुला से उठा लिया प्रेसिडेंट को, ये भी तो बहुत ही अजीब टाइप का ये चल रहा है। और ये कहते हैं जो मारा जाता है उनके लिए हार जीत का कोई मतलब नहीं रखता है, वॉर में जो नुकसान होता है। टॉलस्टॉय, वॉर एंड पीस। टॉलस्टॉय जो रशियन ऑथर थे, उनका वॉर एंड पीस इसी के ऊपर था, बहुत उपन्यास, इविल्स ऑफ वॉर के ऊपर। महाभारत कैन सी बोथ साइड्स ऑफ वॉर। वॉर एंड पीस में भी वैसे ही दिया है। करेज भी देखता है, ग्लोरी ग्लोरी देखता है, करेज देखता है, साहस देखता, और जैसे त्याग देखता, जैसे अभिमन्यु का त्याग था। अर्जुन का इसमें भी काफी गर्व ये होते हैं, महसूस होते हैं कि इतना बड़ा योद्धा था वो। ये वॉर में वॉरियर्स का ये होता है, सम्मान होता है, प्लस होता है उनके, ये होते हैं, ग्लोरी होते हैं, त्याग होते हैं। येट इसमें जुनून भी है, ये कहते हैं। The same Mahabharat condemns the approaching war in book 5 in the most savage term. इसी महाभारत में वॉर की बहुत बुराई भी की है, जितना ये बताए हैं, साहस वगैरह का तारीफ किया है, उतना बुराई भी बताया है। और पीस नेगोशिएशन के ऊपर खेद प्रकट किया है, फेलियर जो हो गया, शांति नहीं कर पाए युधिष्ठिर। और उनको मालूम था युधिष्ठिर को कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा वॉर का। तो युधिष्ठिर काफी इसके ये थे, युद्ध के विरुद्ध थे वो, नैतिक थे, जैसे अहिंसा वाले थे। जैसे बाद में गांधी वगैरह को कंपेयर किया है। और ये कहते हैं गुरशरण दास की, अगर मान लीजिए कृष्णा मैसेज अपना अर्जुन को दिया, अगर हो सकता है युधिष्ठिर होते अगर अर्जुन की जगह, तो शायद कृष्णा भी शायद इतना कन्विंस नहीं कर पाते उनको, जितना अर्जुन को कन्विंस कर दिया कि वॉर, युद्ध तो लड़ना ही है अभी। वॉर इज इविल इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में वॉर ये है। जो मारा जाता है उसके लिए कौन, हार और जीत बराबर है। जो जीतता है वो भी थोड़ा, उसका भी स्तर थोड़ा नीचा हो जाता है। When he has lost his strength and no longer sees his sons or brothers
जब वो देखता है उसके साथ वाले मार गए, वो तो जीत गया, विक्टर, क्योंकि दोनों तरफ जाने जाती है, नुकसान होता है। जीतने के बाद भी वो थोड़ा डिप्रेशन में चला जाएगा वो। और जो इतना, जिनको नैतिकता नहीं हो सकता, उनको इतना ये नहीं होता होगा। इसीलिए ऑथोरिटेरियन जो होते हैं, हिटलर होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, उनको। तो युधिष्ठिर का 13 साल थोड़ा वनवास में थे, तो थोड़ा उनको ये आया, दुनियादारी आया, थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए कि अब वॉर का अलावा कोई रास्ता नहीं है, युद्ध के अलावा। और उनका जो ये वाला निर्णय है कि अभी वॉर करना है, ये नहीं बताता कि वो खुद एग्रेसिव है, उनके पास कोई ये रास्ता बचा नहीं था। और 13 साल वनवास भी काटा था, उसके बाद भी जब नेगोस दुर्योधन दुर्योधन फिर से बोला कि आपको हम कुछ नहीं देंगे, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो हु शुड अ मैन नोइंगली गो टू वार, वो संजय को पूछते भी है युधिष्ठिर कि कौन जानबूझ के युद्ध करेगा, कौन उसको ये रास्ता अपनाएगा। और जो खुशी उसी में है जो सबका भला हो, और युद्ध में किसी का भला नहीं होता है। और ये कहते हैं गुरशरण दास की, काश आज के जमाने में युधिष्ठिर जैसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ज्यादा, और ऐसे स्टेट्समैन होते, वो वर्ल्ड बहुत सेफ प्लेस होता। तो युधिष्ठिर जैसे स्टेट्समैन नहीं है, जो कि पूरा कोशिश करते हैं, जो कि अब धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं, हार जीत बाद में देखते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी क्या है, अभी इसके लिए जो बड़े बड़े डेमोक्रेसीज है, वो क्या किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस लाए हैं कि कोई ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, ये बताते हैं। जो कि युधिष्ठिर तो नहीं है, पर युधिष्ठिर का जगह जो लिबरल, मॉडर्न लिबरल आंसर है, जो कंट्री में ऑथोरिटेरियनिज्म नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है, उन कंट्रीज के जो जॉन लॉक एंड द अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स, अमेरिका फाउंडिंग फादर्स, हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका के भी हैं। तो उन्होंने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को अलग अलग डिवाइड कर दिया, अलग अलग ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट बाय मींस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ऐसा है कि अकेला कोई जो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर अकेला नहीं ऐसा निर्णय लेगा कि चेक्स एंड बैलेंसेस रखे। अब यही तो देखना है कि अभी वो भी कहीं ये तो नहीं हो रहा, अभी जो ट्रम्प ने किया है क्या बाकी ये चेक्स एंड बैलेंसेस को इसका ये किया कि इसको भी, चेक्स एंड बैलेंसेस को भी ओवर कर गया वो। ये देखना है अभी जो इंटरेस्टिंग मोड पे आया है, अभी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, देखना है अमेरिकन जो उनके कांग्रेस है, हाउसेज है, सीनेट है, वो कैसे इसको ये करते हैं। तो दे एक्सेप्टेड द इनेबिलिटी ऑफ वॉर। जो अभी के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स है, वो मालूम है कि हो सकता कभी ऐसे मौके आ सकते हैं जबकि लड़ाई अनिवार्य है। और अनड्यू एंड अनबैलेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट इन वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति के ऊपर पूरा पावर नहीं होना चाहिए युद्ध युद्ध शुरू करने का। तो ये जितने भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है चेक्स एंड बैलेंसेस। लिबरल अमेरिकन who have lived through Vietnam and Iraq, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पे थोड़ा भरोसा कम हो गया। अनेबल टू स्टॉप द अमेरिकन एग्जीक्यूटिव फ्रॉम वेजिंग अनजस्ट वॉर्स। अभी देखिएगा, हम बात ही कर रहे थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कह रहे हैं कि अभी जो अमेरिकन है वो थोड़े निराश हो गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस होने के बाद भी वियतनाम एंड इराक बार हुआ।
अनजस्ट वॉर है ये, कोई इसका जस्टिफिकेशन नहीं था वियतनाम वॉर का भी और इराक वॉर का भी। और अभी तो शायद ये वाला वॉर भी जो वेनेजुला का किया, ये भी शायद ये भी कोई जस्ट नहीं था अमेरिका की तरफ से। तो ये देखना पड़ेगा, इसीलिए कि हमने कहा कि इंटरेस्टिंग रहेगा। तो द प्रेसिडेंट ट्राइड टू एग्जैजरेट द इम्पोर्टेंस टू द नेशनल इंटरेस्ट। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जिन्होंने वियतनाम वॉर, इराक वॉर किया, वो बड़ा चढ़ा के बोले नहीं हमारे अमेरिकन इंटरेस्ट में है, पर वो कन्विंस नहीं कर पाए सिटीजन्स को। अभी देखिए ट्रम्प क्या कर रहा है। प्रेसिडेंट जॉनसन, निक्सन एंड बुश, तीन प्रेसिडेंट थे, in their different ways forgot that one should not wage a war that can only be won at an unacceptable moral and political price। जो वॉर में आपका जस्टिस नहीं है, आपकी जो वॉर में आपका धर्म युद्ध नहीं है, वो वॉर को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। फिर एक हिस्टोरियन का बात किया इन्होंने, हीरोडोटस, एक ग्रीक हिस्टोरियन थे बहुत फेमस। तो उन्होंने जो एक किताब लिखा है, हिस्ट्रीज नाम है उस किताब का। तो ये एक किंग ऑफ पर्सिया, जर्जेस, XCRXES, एक्सरसेस, एक्सरसे, अजीब नाम है, ग्रीक नाम है, पर्शिया, पर्शियन नाम है। एक कोई किंग थे जर्जेस पर्शिया के, वो इन्वेडेड ग्रीस, ग्रीस को आक्रमण किया था 2000 BC में विथ एन आर्मी ऑफ 2 मिलियन, 2 मिलियन फौज लेके ग्रीस में पहुंच गए थे पर्शिया से। ही स्टॉप्ड ऑन द वे एट हेलेस्पोंट, कोई जगह में जाके 2 मिलियन आर्मी लेके रुक गए वो। एंड ही सॉ एज अर्जुन डिड हिज रेजिमेंट्स अरेड अक्रॉस द प्लेन्स। तो जैसे अर्जुन ने देखा था कि उनके अपने ट्रूप्स चारों तरफ है, तो ये पर्शिया के जो किंग है जिन्होंने ग्रीस को इन्वेड किया था 450 BC में, 480 BC में, पूरी फौज 2 मिलियन की चली गई। और जैसे अर्जुन ने अपना युद्ध क्षेत्र को देखा, पूरी फौज खड़ी है उसकी, इन्होंने भी देखा और रुक गए वहां पे। शुरू में उनको बड़ा अच्छा फील हुआ कि मेरा इतना स्ट्रेंथ है, इतनी आर्मी है। फिर वो निराश हो गए, जैसे अर्जुन निराश हो गए ये सब। एंड ही बिगैन टू वीप, और रोने लगे वो। पर्शियन किंग, हीरोडोटस का एक किताब से दिया है, कोई बहुत बड़े पर्शिया के राजा थे, इन्वेट करने ग्रीस में घुस गए थे, पर घुसने के बाद खड़े हो गए, रोने लगे लड़ाई के पहले ही, जैसे अर्जुन रुक गए थे। और कहते हैं कि हालांकि उनका कारण दूसरा था, अर्जुन का तो दूसरा था कि क्योंकि उनके अपने रिश्तेदारों से ही लड़ना है। बट को दोनों क्वेश्चन कर रहे थे कि ये नैतिक है कि नहीं, ये ऐसे वॉर ह्यूमन एक्शन का। मैंने दोनों में ये सिमिलरिटी थे, दोनों में एक ये थी, जमीर था, एक ये था, दोनों को इतना विजडम था कि वॉर में नुकसान ही नुकसान है। अर्जुन भी रुक गए थे, ये भी रुक गए, और ये रोने भी लगे थे कि लड़ाई नहीं करना है। बोथ वर रिजाइन टू ह्यूमन imperfections एंड condemned the unbridled pursuit of military power। दोनों को समझ था कि ह्यूमन बींग्स परफेक्ट नहीं होते हैं, और अनब्रिडल परस्यूट ऑफ मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर का जो नशा होता है, उस पे उन्होंने खेद प्रकट किया है। हैड द बुधा बिन अर्जुन चैरिटियर, वो कहते हैं कि अगर गौतम बुधा, अभी बुधा भी आ गए, वो कहते हैं अगर वो अर्जुन के रथ के चालक होते कृष्णा की जगह, महाभारत का कहानी दूसरा ही कुछ होता। अभी अशोक का बुधा, बुधा से बोला है कि अगर बुधा होते अगर, तो ये मतलब जो धर्म संकट है, चाहे हमारे माइथोलॉजी हो, ग्रीक माइथोलॉजी हो, बुद्धिज्म दिया हो, सब जगह ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोगों को नशा रहता है पावर का, कुछ लोगों को ग्रीड रहता है जिसको कहते हैं, और कुछ लोग, युधिष्ठिर, अर्जुन, फिर ये जरदस जो थे पर्शिया के, ऐसे भी। और आज के इसमें भी ऐसे ही है।
अभी आप देखेंगे जितने भी अभी वर्ल्ड में जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, अभी समझना मुश्किल है, पर अल्टीमेटली तो यही है कि जिसके पास पावर है उसके पास ज़्यादा घमंड है, ज़्यादा एरोगेंस है, ज़्यादा उसका धीरे धीरे पावर का नशा से नैतिकता कम हो रहा है, अगले के राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। तो अभी जो महाभारत है आज भी वही सब देखने को मिल रहा है। तो ये आज हम यहीं रुक जाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता। आगे इन्होंने दूसरा कोई के बारे में बताया है, भीष्मा के बारे में बताया है, भीष्मा सेल्फलेसनेस। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज हम यहाँ ही रुकते हैं। इधर अर्जुना का ये खत्म हुआ कैरेक्टर। धन्यवाद।